हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी समझ आ रहा है। इसका नाम है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ओके, जो कि पॉलिटी में भाग 3 में आता है। समझ आ रहा है। देखिए, हम लोग भाग 1 पहला पढ़ लिए। भाग 1 समझ आ रहा है। यस सर। और देखिए, भाग 1 में हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़े थे आर्टिकल कितना पढ़े थे? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। दूसरा में हम लोग पढ़े थे भाग 2। भाग 2 में आर्टिकल हम लोग पढ़े थे आर्टिकल आपको 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। भाग 3 पढ़े थे। भाग 3 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आपको? 12 से 35 तक। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल आपको 36 से लेकर 51 तक। समझ आ रहा है। यस सर। तो हम लोग भाग 1 पढ़ लिए, भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 4। समझ आ रहा है। तो आइए इसको मिटा देते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 में आपको आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेकर आपको 51 तक है। समझ आ रहा है। देखिए, भाग 4 का नाम क्या है? डीपीएसपी। समझ आ रहा है, डीपीएसपी। ठीक है। इसका फुल नेम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ आ रहा है। यस। इसका हिंदी नेम है आपको राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। समझ आ रहा है। देखिए, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है? ये भारत में आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समझ आ रहा है। यस सर। लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और आयरलैंड का संविधान किस संविधान से लिया गया है आपको? तो आयरलैंड का संविधान आपको स्पेन से लिया है। ठीक है, आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। देखिए डीपीएसपी जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिंदी नेम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये भारत के संविधान में जोड़ा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड आपको स्पेन के संविधान से लिया है। देखिए, डीपीएसपी का मतलब इसका क्या है? डीपीएसपी का मतलब है कि आपको ये समाज कल्याण की बात करता है। ठीक है, ये समाज कल्याण के लिए बात करता है। ये समाज कल्याण के लिए बात करता है। समझ आ रहा है। इतना समझ गए? देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 में आर्टिकल आपको 36 से 51 तक पढ़ना है। जो भाग 4 का नाम क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका हिंदी नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया है? आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ये समाज कल्याण के लिए बात करता है डीपीएसपी। समझ आ रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 36। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 36, 51 तक इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 36, इसको मिटाते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल
आर्टिकल 36, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या कहता है, डीपीएसपी का परिभाषा दिया है, ठीक है। परिभाषा में समाज कल्याण के लिए, देख समझ आ रहा है, परिभाषा बोला गया, दिया गया है किस किस चीज़ के लिए परिभाषा, तो समाज कल्याण के लिए, ठीक है। समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इसमें परिभाषा दिया गया है डीपीएसपी में, ठीक है। और इसमें एक बोला गया है इसमें कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना किया गया है इसमें, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र समझ आ रहा है, यस सर। लोकतंत्र की स्थापना किया गया है, समझ गए। आर्टिकल 36 में क्या बोला गया है, परिभाषा दिया गया है आपको समाज कल्याण के लिए। इसमें बोला है कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र को नियंत्रित करना है, मतलब रखना है, ठीक है। यस। समझ आ रहा है, ये आर्टिकल 36 में लिखा गया है, समझ आ रहा है। देखिए आर्टिकल 37 में लिखा गया है, यहीं पे बता देते हैं, आर्टिकल 37, ठीक है। देखिए आर्टिकल 37 में है कि अगर डीपीएसपी में कोई चीज़ दिक्कत हो रहा है, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत के बाद, ठीक है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 37 में बोला गया है कि आप इसके लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आर्टिकल के तहत कुछ भी होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। स्टेट से कहना है, कुछ भी कहना होगा तो स्टेट से कहना होगा, ठीक है। आप न्यायालय किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये लिखा गया आपको आर्टिकल 37 में बोला गया है, ठीक है। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, समझ आ रहा है। तो 36 37 समझ गए। अब आइए इसको मिटा देते हैं, आर्टिकल 38 समझते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 38, ठीक है। देखिए आर्टिकल 38 में बोला गया आपको कि लोक कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण, लोगों का कल्याण कीजिए, ठीक है। लोक कल्याण, इसमें बोला गया है समाज की भलाई करना है, ठीक है। समाज की भलाई करना है, समाज की भलाई करना है, समाज की भलाई करना है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि भलाई कौन करेगा, ठीक है, तो स्टेट से जो भी करेगा, स्टेट से कहना है, ठीक है, स्टेट से कहना है। देखिए समझिए इसके बारे में, समाज की भलाई करना है। देखिए स्टेट मतलब राज्य नहीं होगा, ठीक है। स्टेट मतलब होता है, देखिए एक तरफ से जो रेलवे है वो भी एक तरफ से स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स है, एयरपोर्ट स्टेट्स है, तो वहाँ पर समाज की भलाई करना है। देखिए एयरपोर्ट को भी बहुत सारा सुविधा मिलता है, समझ आ रहा है, और रेलवे का भी बहुत सारा सुविधा मिलता है, मतलब सरकारी सुविधा देकर भलाई करिए, ठीक है। अगर भलाई भी नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट में फोर्स नहीं करेंगे और कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि आपको 36 से 51 तक के आर्टिकल के बीच में कोई भी दिक्कत होता है तो कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं या कोर्ट में फोर्स नहीं कर सकते हैं, समझ आ रहा है। तो ये समाज की भलाई के लिए कहता है, आर्टिकल 38 है लोक कल्याण, समाज की भलाई करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए आप पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 39, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल है 39, ठीक है। देखिए 39 में बोला गया है, आर्टिकल 39 में कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना आवश्यक है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, देखिए समान कार्य मेल फीमेल दोनों कोई कर रहे हैं समान कार्य, तो उसको समान वेतन देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मेल को ज़्यादा पैसा देंगे और फीमेल को कम देंगे, सरकारी में ये नियम नहीं है, प्राइवेट में हो सकता है लेकिन सरकारी में ये नियम नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो समान कार्य
मेल या फीमेल, समान कार्य मेल या फीमेल के लिए समान वेतन देना है, ठीक है, देना है। इसमें भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, इसमें भेदभाव नहीं करना है। लेकिन ओनली क्या चीज़ में, सरकारी में, ठीक है, ओनली सरकारी, ठीक है, ओनली सरकारी में, ठीक है, प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में नहीं, समझ आ रहा है, प्राइवेट में नहीं। देखिए, अगर कोई रेलवे ड्राइवर है सरकारी, अगर मेल है रेलवे ड्राइवर और फीमेल भी है रेलवे ड्राइवर, तो उसमें भेदभाव नहीं करना है, सबको सेम वेतन देना है, समझ आ रहा है। कोई भी सरकारी कर्मचारी को समान कार्य के लिए आपको समान वेतन देना है सरकारी में, ठीक है, सरकारी कर्मचारी को, इसमें भेदभाव नहीं करना है, समझ आ रहा है। ओनली सरकारी, जो सरकारी ऑफिसर है उसमें भेदभाव नहीं करना है, समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, आपको आर्टिकल 39 में बोला गया है, ठीक है, समझ आ रहा है। और प्राइवेट में नहीं। देखिए, प्राइवेट में क्या होता है कि पुरुष को ज़्यादा दिया जाता है वेतन, और चाहे इसमें प्राइवेट में एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाता है, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा उसका ज़्यादा वेतन रहेगा, समझ आ रहा है। या ऐसे भी देखते होंगे कि फीमेल को कुछ कम वेतन दिया जाता है प्राइवेट में, और सरकार मेल को ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट में नहीं, सरकारी में ओनली समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा आर्टिकल 39 के तहत, समझ आ रहा है। तो इसको मिटा देते हैं और पढ़ते हैं 40, आर्टिकल 40 और पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 40। देखिए, आर्टिकल 40 में ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। आर्टिकल 40 में पंचायत राज की चर्चा है, ठीक है, पंचायती राज की चर्चा है, ठीक है, पंचायत की चर्चा है, पंचायत का चर्चा है, ठीक है, पंचायत की चर्चा है। इसमें देखिए, पंचायत में गांधी जी बोले थे कि गांव के विकास करना है, ठीक है, पंचायत में गांधी जी बोले थे गांव को विकास करिए, तब जाको शहर अपना ही आप विकास हो जाएगा। तो उस समय अम्बेडकर जी बोले थे कि नहीं, गांव के विकास करिएगा, पंचायत लाइएगा, तो मुखिया जो रहते हैं या गांव के हेड रहते हैं वो पैसा वैसा घोटाला कर देंगे। तो दोनों में बहस हो रहा था, वो भी ठीक है, अम्बेडकर जी ठीक भी बोल रहे थे, गांधी जी भी ठीक बोल रहे थे। लेकिन इसको इसी तरह डीपीएसपी में रखा गया। डीपीएसपी मतलब रखा गया कि जिस स्टेट को अगर पंचायत चाहिए तो पंचायत ले सकते हैं, और जिसको नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते हैं, समझ आ रहा है, बना सकते हैं। इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, आर्टिकल 37 के तहत कोर्ट में फोर्स नहीं कर सकते हैं, समझ आ रहा है। इसमें पंचायत की चर्चा है। पंचायत में चर्चा में गांधी जी बोले थे, गांधी जी कि गांव का गांव का विकास करिए, ठीक है, गांव का विकास करिए और शहर अपना ही आप विकास हो जाएगा, शहर विकास हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी का कहना था कि गांव का विकास करिए, शहर अपना ही आप विकास हो जाएगा, समझ आ रहा है। और अम्बेडकर जी बोले थे कि नहीं, अगर गांव में पंचायत लाएंगे तो उस समय मुखिया होंगे और सारा भी सरपंच होंगे, बीडीसी होंगे, ये सब रहते हैं, वो लोग पैसा को खा जाएंगे और गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह इसको डीपीएसपी में रखा गया है कि अगर कोई राज्य चाहता है आपको पंचायत बनाने के लिए तो बना सकता है, और नहीं तो नहीं बना सकता है, उसमें फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आगे आपको पंचायत राज की व्यवस्था किसमें है, आपको आर्टिकल 40 में, समझ आ रहा है। अब आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 41, ठीक है फ्रेंड। आइए हम लोग पढ़ते हैं अभी आर्टिकल 41। आर्टिकल 40 बता दें, 40 में पंचायत की चर्चा है, और आर्टिकल 41 में है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे में देखिए सरकारी सहायता कैसे मिलता है, जैसे योजना, कोई जो जिसका गवर्नमेंट रहता है वर्तमान में, वो योजना लागू कर देता है, ठीक है, योजना हुआ, या
आपको बता दे रहे हैं, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ठीक है, राशन कार्ड, ठीक है, वृद्धा पेंशन, ठीक है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, समझ आ रहा है, राशन योजना, राशन कार्ड, विधवा पेंशन और विकलांग की सहायता, समझ आ रहा है, विकलांग की सहायता। देखिए कुछ क्या दिख रहा है इसमें, आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे में योजना लागू होता है, योजना से भी कितने व्यक्ति को लाभ होता है, ठीक है, और राशन कार्ड, सरकारी सहायता, देखिए सरकारी सहायता मिल रहा है, राशन कार्ड मिलता है, APL BPL होता है, और वृद्धा पेंशन भी मिलता है, फिर विधवा पेंशन मिलता है, और विकलांग के लिए भी सहायता मिलता है। देखिए विकलांग चेयर मिलता है, स्टेशन पर जाएगा चेयर का सुविधा रहेगा, ठीक है, और एयरपोर्ट भी जाएगा तो चेयर की सुविधा रहता है, वही विकलांग सहायता भी मिलता है। और देखिएगा ट्रेन के लास्ट बोगी में जो गार्ड रहते हैं उसके उसके एक बोगी के आगे वहाँ पर विकलांग के लिए रिजर्व सीट रहता है, समझ आ रहा है। तो वही बोला है सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, समझ आ रहा है। यस तो ये हो गया आपको आर्टिकल 41, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 42, ठीक है फ्रेंड। आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 42। देखिए आर्टिकल 42 में आपको पहला नंबर है प्रसूति सहायता, ठीक है, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, ठीक है, फर्स्ट है। दूसरा का है आपको, दूसरा में आपको मनोचित दशा, ठीक है, मनोचित दशा। देखिए प्रसूति सहायता मतलब क्या होता है, मनोचित दशा मतलब क्या होता है। यहाँ को प्रसूति सहायता में होता है कि अगर महिला, ठीक है, अगर महिला सरकारी जॉब कर रही है तो गर्भवती से जब पेट में बच्चा है तो उसको डिलीवरी से 3 माह पहले छुट्टी दिया जाता है, ठीक है, और उसको तो छुट्टी दिया जाता है, डिलीवरी हो जाता है तो उसके आपको 3 महीना तक छुट्टी देती है, मतलब कि 6 महीना तक छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। गर्भवती महिला को, गर्भवती महिला को बच्चा होने से 3 माह पहले और बच्चा होने के 3 माह बाद तक छुट्टी दिया जाता है, समझ आ रहा है, छुट्टी दिया जाता है, समझ आ रहा है। जब गर्भवती महिला है तो बच्चा होने से 3 महीना पहले छुट्टी दिया जाता है, सरकारी में, ठीक है, प्राइवेट में नहीं, सरकारी मतलब सरकारी जॉब कर रही है तब। और आपको बच्चा हो गया तो उसको 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाता है, मतलब कि 6 माह तक, ठीक है, 6 माह, समझ आ रहा है। ये हो गया गर्भवती महिला को। और इसमें देखिए जो उसका पति हैं तो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, पति, ठीक है, पर पति हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उनको 15 दिन जो आपको इनको 3 महीना तक छुट्टी दिया जाता है। अगर पति हैं तो उनको 15 दिन तक छुट्टी दिया जाता है, 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाता है, मतलब 30 दिन, ठीक है। पति को 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता है, महिला है जो गर्भवती है उनको गर्भवती डिलीवरी होने से 3 महीना पहले छुट्टी दिया जाएगा, और डिलीवरी हो जाएगा तो 3 महीना तक और रखा जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा, मतलब कि 6 माह तक, ठीक है। उनका पति है वो भी जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब में है तो उसको 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाता है, मतलब कि 30 दिन तक, समझ आ रहा है।
ये हो गया आपको प्रसूति सहायता, ठीक है। तो अब समझते हैं मनोचित दशा क्या होता है, ठीक है। देखिए मनोचित दशा के इसी में समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझ गए, इसको मिटा देते हैं, मिटा के यहाँ बताते हैं। देखिए मनोचित दशा में होता है कि अगर कोई गर्भवती महिला, ठीक है, या सरकारी कर्मचारी, कोई भी एनी सरकारी कर्मचारी, एनी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, एनी सरकारी कर्मचारी का अगर तबीयत बिगड़ जाता है, ठीक है, अगर तबीयत खराब हो जाता है तो हार्ड वर्क नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं देना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को तबीयत खराब होने पर हार्ड वर्क नहीं दिया जाए, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाता है, ठीक है। ये क्या लिखा है कि ओनली सरकारी कर्मचारी की तबीयत खराब होने पर हार्ड वर्क नहीं दिया जाए, लेकिन इसमें कंडीशन हो जाता है, अगर हार्ड वर्क दे भी रहे हैं तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 37 के तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, या कोर्ट में ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ गए आर्टिकल 42, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 43, ठीक है। इसको मिटा देते हैं फ्रेंड। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 43, ठीक है। आर्टिकल 43 में बोला गया है लिविंग वेज, ठीक है, लिविंग वेज, ठीक है। इसका मतलब होता है, लिविंग वेज का मतलब होता है, आपको समझ आ रहा है, लिविंग वेज का मतलब होता है निर्वाह मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, समझ आ रहा है, निर्वाह मजदूरी। इसका मतलब होता है, निर्वाह मजदूरी मतलब होता है कि सरकारी कर्मचारी को मतलब इतना सैलरी दिया जाए कि उसका ज़िंदगी अच्छा से बीत जाए, ठीक है। इतना वेतन दिया जाए कि उसका ज़िंदगी अच्छा से बीत जाए, ठीक है, उसका ज़िंदगी अच्छा से बीत जाए, समझ रहा है। इसमें आर्टिकल 43 में बोला गया है लिविंग वेज या निर्वाह मजदूरी, सरकारी कर्मचारी को मतलब इतना वेतन दिया जाए कि उसका ज़िंदगी अच्छा से गुजर जाए, मतलब कि आपका खर्चा पानी बढ़िया से चला ले, ठीक है। ये हो गया आपको आर्टिकल 43 में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 44 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है। तो इतना समझ कर DPSP में, ओके। आज के लिए इतना ही, तब के लिए थैंक यू।